नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बीते 23 मार्च को नारायणपुर में नक्सली हमले में हुई चूक पर समीक्षा बैठक चल ही रही थी कि 10 दिन बाद बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला। तर्रेम इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 के जमावड़े की सूचना पर सुकमा और बीजापुर जिले के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के बाद वापस लौट रही पार्टी पर नक्सलियों ने घात लगाकर जवाबी हमला किया। जवाबी हमले में एक महिला नक्सली ढेर हो गई, लेकिन इसके बाद जवान नक्सलियों के एम्बुश में फंस गए। हमले में 4 डीआरजी जवान सहित 5 जवानों के शहीद होने की खबर है, जबकि 12 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि बस्तर में नक्सली इतने कमजोर नहीं हुए हैं जितना उन्हें माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या नारायणपुर हमले से जवानों ने सबक नहीं लिया? आखिर एक के बाद एक बड़े हमले क्यों कर रहे हैं नक्सली? और सवाल ये भी, क्या शांति वार्ता का प्रस्ताव महज एक धोखा था? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक विस्तृत रिपोर्ट। लाल आतंक से फिर दहला बस्तर। 10 दिन में दूसरा बड़ा नक्सल हमला। पहले नारायणपुर में बस पर अटैक, अब तर्रेम में खूनी मुठभेड़। नक्सलियों सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त फायरिंग। मुठभेड़ में 5 जवान शहीद। ज्वाइंट ऑपरेशन पर निकले थे सुकमा बीजापुर जिले के जवान। ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा जवान थे शामिल। काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुई थे और जिस तरीके से लड़ाई चले थे लगभग 5-6 घंटे के चले थे और काफ़ी अच्छा बहादुरी से हमारे जवानों ने लड़ा था और नक्सल का भारी नुकसान होने की पूरा संभावना है। आखिर क्यों हो रहे एक के बाद एक हमले? हर हमले के बाद बैठकों की खानापूर्ति। जो जवान हैं उनके लिए सपोर्टिंग पार्टी अलग भेजा गया है। कांटेक्ट हो जाने के बाद, सबको रिकवर कर लेने के बाद, बाहर निकल लेने के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई, कितने नक्सली मारे गए, क्या क्या हुआ, ये सब बाद में पता चलेगा। बैठकों और बयानों के आगे क्या? कब तक शहादत पर आंसू बहाएंगे? सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। कमजोर पड़े नक्सलियों ने कैसे बोला बड़ा हमला? क्या शांति प्रस्ताव एक धोखा था? कांग्रेस की नीति इस मामले में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि हमेशा की तरह कहीं पर भी ऐसा फर्जी मुठभेड़ का नहीं है। इन 2 साल, 2.25 साल में स्पष्ट हमारी नीति है, कहीं इसमें शंका की बात नहीं। बस्तर में अमन की आशा को फिर लगा झटका। आखिर आतंक की इस रात की सुबह कब होगी? एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा, दूसरी तरफ नक्सलियों का कहर भी बस्तर में बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नक्सली हमलावर हो रहे हैं, तब जबकि आंतरिक सुरक्षा सलाहकार जो हैं के विजय कुमार वो बस्तर में हैं और लगातार फोर्स समीक्षा कर रही। जो पिछला हमला हुआ नारायणपुर का, उस पर भी समीक्षा चल रही थी। बीच में शांति वार्ता का प्रस्ताव आया। इस बीच में नक्सली लगातार मुखर होते दिख रहे हैं। हर दिन की घटनाएं हैं, कहीं नक्सली अटैक कर रहे हैं, कहीं ब्लास्ट कर रहे हैं। कल ही राजनांदगांव में नक्सलियों ने एक आईडी लगाया था, जिसको सुरक्षा बलों ने उसको नष्ट किया। लेकिन बात यह है कि नक्सली इतने तेजी से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्या हो गया इस पीरियड में कि नक्सली इतने ज़्यादा मुखर हो रहे हैं और इतना ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? हमारे साथ सारी बातों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हैं, जो जगदलपुर से जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं और कांग्रेस से अजय साहू जी हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनीष गुप्ता जी से कर लिया जाए। बस्तर के मामलों के जानकार हैं, बहुत बारीक निगाह रखते हैं नक्सली घटनाओं पर और उसकी समीक्षा के मामले में भी, और उनके जो नक्सलियों की एक्टिविटी है उस पर भी उनकी बहुत पैनी निगाह रहती है।
मनीष जी, यदि मैं पूरे घटनाक्रम के बारे में बोलूं, नारायणपुर से लेके अभी तक की जो घटना हुई है और बीच बीच में छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं, जो नक्सली छोटे छोटे ब्लास्ट कर रहे हैं या आईडी लगा रहे हैं और आईडी जो सुरक्षा बल निकाल रहे हैं, इनको किस तरह से देखते हैं? क्या जैसी बात की जा रही थी कि नक्सली कमज़ोर हो गए, वाकई में वैसा है? या जो शांति वार्ता का प्रस्ताव था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक आई वॉश जैसा था, क्या वैसा है? जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ नहीं हो रही है, तो क्या स्थिति है? और लगातार जो बटालियन नंबर 1 की बात आ रही है, बटालियन नंबर 1 जो नक्सलियों की बटालियन है वो फोर्स पर हमला कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो बटालियन नंबर 1 को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ चुके थे, वहाँ पे चीज़ें रुक गई हैं कि बटालियन नंबर 1 ने अपने आप को फिर से संगठित और शक्तिशाली कर लिया है? देखिए, नक्सलवाद को पहले समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लंबे समय से ये चर्चाओं का दौर जारी था कि नक्सली कमज़ोर हुए हैं, फोर्स नक्सलियों पर भारी पड़ रही है, पर मुझे लगता है कि जो अंदरूनी इलाका है, खासकर दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर का अबूझमाड़ और कांकेर जिले का जो ये इलाका है, ये किसी न किसी रूप में आज भी नक्सलियों का गढ़ है। और नक्सली बार बार जो है वो उनकी जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी में वो किसी को घुसने नहीं देते। तो एक ये समझने वाली बात है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो सुरक्षा गृह मंत्रालय के जो सुरक्षा सलाहकार हैं के विजय कुमार, उनका मुख्यालय रायपुर हो गया है, वो लगातार बस्तर पर लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं। ऑपरेशन लगातार लॉन्च हो रहा है, फोर्स पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, और फोर्स जब नक्सली इलाकों में घुसेगी तो नक्सली उस पर प्रतिकार करेंगे और लगातार मुठभेड़ें होंगी। अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार जो मुठभेड़ें हो रही हैं और इन मुठभेड़ों में का जो परिणाम आ रहा है, कहीं ना कहीं जवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि फोर्स ने फिर से कहीं ना कहीं अपनी मारक क्षमता का इजहार किया है, जिसका नक्सलियों ने जवाब दिया है। दूसरी बात, जो आज की जो घटना हुई है, ये घटना उस इलाके में है जिस इलाके में कभी नक्सलियों ने पहला बारूदी ब्लास्ट किया था। 90 के दशक में जब बीजापुर जिला नहीं बना था, टीजे लोंगकुमेर दंतेवाड़ा जिले के एसपी हुआ करते थे। उस दौरान नक्सलियों ने तर्रे में एक ब्लास्ट किया था जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा जवानों की मौत हुई थी। ये इलाका नक्सलियों का कोर इलाका है, और इन इलाके में आज जिस ढंग से फोर्स ने हमला बोला है, ये निश्चित रूप से नक्सलियों को कहीं ना कहीं चुनौती लगी, और इसके चलते नक्सलियों ने जो है प्रतिकार किया। तीसरा मामला यह है कि नक्सलियों की जो बटालियन नंबर 1 है, वो लगातार उस इलाके में अपना प्रभाव जमाए हुए है। और आज की जो घटना हुई है, इस घटना में लगातार ये जो अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो बटालियन नंबर 1 का जो इनका कमांडर है हिड़मा, वो लीड कर रहा था। नक्सलियों की 3 टीमें वहां पर होने की खबर थी। नक्सलियों ने 3 अलग अलग जगह पर एम्बुश लगाया था। पहली बार फोर्स ने बताया कि 2000 से ज्यादा जवान 5 अलग अलग दिशाओं में उस इलाके में ऑपरेशन के लिए गए थे, पर आज जो सूचना आ रही है कि अभी तक इसमें 5 जवानों की शहादत हुई है, करीब 12 जवान घायल हैं, पर अभी भी कुछ जवानों के मिसिंग होने की जानकारी आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पर जवानों की सही स्थिति, अगर लोकेशन क्लियर नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। मनीष जी, और पिछले दिनों में जैसे जिस ढंग से मुझे लगता है कि स्टेट जी मनीष जी, जैसा कि आपने कहा कि हिड़मा इसको लीड कर रहा है, और ये सबको मालूम है कि जितने बड़े हमले हो रहे हैं दक्षिण बस्तर में, उसमें खास तौर पर हिड़मा ही लीड करता है। और सबसे दुर्दांत नक्सली यदि कहा जाए छत्तीसगढ़ में तो हिड़मा ही है। लेकिन जैसे पिछले जब ये सरकार नई बनी थी कांग्रेस की, तब लगभग हिड़मा को घेरने की स्थिति बन गई थी। ऐसा पता चला था कि हिड़मा को घेर लिया गया है। फिर अचानक से क्या हो रहा है? जैसा कि आपने कहा कि के विजय कुमार यहाँ कैंप कर रहे हैं, रायपुर में कैंप करने लगे हैं वो, और उनको अच्छी जानकारी है वीरप्पन का, उन्होंने जो एनकाउंटर किया था, उसके बावजूद
और पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय वो लगातार दौरे कर रहे थे और अभी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी में कोई गड़बड़ी हो रही है? और ये देखा गया कि जब भी फोर्स एरिया डोमिनेशन के बाद लौटती है तो लौटते समय ही होता है, जवान थक चुके होते हैं, और जैसा जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है वहां पर भी जवान खुले में फंस गए थे और जो नक्सली थे वो मेड़ की आड़ में थे, ऐसी जानकारी थी। तो क्या फोर्स को ये सब चीजों का इल्म नहीं था कि ऐसा होने वाला है? देखिए, नक्सली जिस गुरिल्ला पद्धति से आज लड़ाई लड़ते हैं, नक्सलियों का एम्बुश जो है वो काफी भारी पड़ता है। और नक्सली चूंकि जंगल के इलाके में रहने के वाकिफ हैं, वो चप्पे चप्पे को जानते हैं। उन इलाकों में जो पहाड़ और जो ऊंचे अवरोध हैं उनका वो बखूबी उपयोग करते हैं। जनता का उनको सपोर्ट है, इंटेलिजेंस इनपुट उनका पुलिस से ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए ऐसे जब नक्सली चारा डाल करके अगर फोर्स को बुलाएंगे और नक्सली एम्बुश में आमतौर पर जब फोर्स फंसती है तो ऐसी स्थितियों में फोर्स का निकल पाना मुश्किल होता है। मुझे लगता है आज भी गुरिल्ला वार पर इन्होंने जो भी ट्रेनिंग की है, कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग में आज भी कमी है और कहीं ना कहीं क्लियर कट स्ट्रेटजी जो है वो पुलिस के पास नहीं है, जिसका खामियाजा बार बार भुगतना पड़ता है। दूसरी बात इसमें यह है कि सेंट्रल और स्टेट का कोऑर्डिनेशन इस मामले में बहुत अच्छा नहीं है। केंद्र नक्सलवाद को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है, इसीलिए सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार को यहां पर बिठा दिया है ताकि फोर्स की जो स्ट्रेटेजी, इतने जवान जो जंगलों में पड़े हुए हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सटीक रणनीति से ऑपरेशन करें और नक्सलियों का खात्मा हो। दूसरी ओर राज्य सरकार की जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है इस मामले में बहुत क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से दोनों सरकारों का जो इस पर एक टकराव होता है और इसका खामियाजा जवानों की शहादत से जो है वो चुकाना पड़ता है। अब भी समय है कि इस मामले को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि स्टेट और सेंट्रल फोर्स दोनों मिलकर के नक्सलियों के खिलाफ सटीक और अच्छा ऑपरेशन, फुल प्रूफ ऑपरेशन चला सके, जिसमें हमारे जवानों की शहादत कम से कम हो या उस शहादत से हम बच सके। जो नक्सली आज समाज विरोधी हैं, कानून विरोधी हैं, उनका खात्मा सही ढंग से हो पाए। मनीष जी, हमारे साथ अजय साहू जी भी हैं, संजय श्रीवास्तव जी भी हैं। साहू जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और मनीष गुप्ता जी का भी ऐसा ही मानना है, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार ने जो नक्सल प्रभावित लोग हैं, नक्सल पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति जो नरमी बरती, और वो ठीक भी था क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण से, तो कहीं उसका फायदा तो नक्सली नहीं उठा रहे हैं? देखिए सुरेश जी, तर्रेम बीजापुर जिले में भले ही आता है, लेकिन उसका जो सुकमा जिले के पास में वो स्थित है, वहां पर जो आज घटना हुई है, वो जो नक्सली कमांडर हिडमा है, उसका गांव है टेकलगुड़ा और जुन्नागुड़ा, वहां पर वो अपने 500 सुरक्षा गार्ड जो है उनके साथ वो रहता है। पहली बार इस राज्य स्थापना के बाद में जवानों ने वहां पर नक्सलियों के मांद में घुसने की हिम्मत की है, और आज अगर उनके मांद में छत्तीसगढ़ का जवान घुस रहा है तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि हम नक्सलवाद को समाप्त करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य की टकराहट की जो बात है, ये नक्सलवाद के मामले पर मैं नहीं मानता। हो सकता है कि किसी और मुद्दे पर इस तरीके की आपकी बात से मैं भी सहमत हूं। नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में कहीं कोई टकराव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से लगातार बैठक उनकी हो रही है और रणनीतियां बन रही है। हमारी सरकार का विजन नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बिल्कुल क्लियर है। बस्तर टाइगर फोर्स की स्थापना इसलिए की है ताकि स्थानीय लोग जो है वहां की स्थानीय भौगोलिक स्थितियों को देख लें, समझ लें, और उसके बाद आगे किस तरीके से हमें बढ़ना है उस दिशा में हम आगे बढ़ें। देखिए, आज शहादत हुई है, शहादत को नमन करता हूं, और जो जवान शहीद हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार उन सारे परिवारों के साथ है जिनमें शहादत हुई है या जो लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमने 3 हेलीकॉप्टर और 9 एम्बुलेंस मौके पर भेजी है। हमारी
छत्तीसगढ़ सरकार के डीजी एंड एडीजी नक्सल जो है वो मौके पर गए हुए हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ में बहुत कम ही देखने को मिलता था। जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नक्सल घटना हो जाती थी, एडीजी नक्सल रायपुर में बैठकर ऑपरेट करते थे। अगर हमारी सरकार का दबाव नहीं होता तो एडीजी नक्सल और बड़े उच्च अधिकारी डीजी के साथ अगर सरकार ने उनको ग्राउंड जीरो पर भेजा है तो ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। हम नक्सलवाद कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिरीष जी, एक बात और कहना चाहूंगा, 20 वर्षों में नक्सलियों ने कभी भी सुलह की बात नहीं की, बैठकर बात करने की बात नहीं की, वार्ता की बात नहीं की। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जब वहां पर उनको प्रेशर बढ़ाया और जिस तरीके से वो बैकफुट पर गए, 18 जिलों में फैला हुआ नक्सलवाद अगर 3 जिलों तक सिमट जाता है तो ये निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। हमने दंश झेला है नक्सलियों का, हमने 31 अपने नेताओं को खोया है। हम नक्सलवाद के साथ नरमी बरतने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन नक्सलवाद के नाम पर फर्जी एनकाउंटर भी हमारी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी फर्जी एनकाउंटर के आरोप हमारे सरकार पर नहीं लगे हैं। हमने नक्सलवादी घटनाओं को कम करने की दिशा में काम किया है, लेकिन जब फोर्स के जवान उनके मान में घुसेंगे, घुसकर उनको ललकारेंगे, नक्सलियों का नुकसान करेंगे, तो जब युद्ध होते हैं तो शहादतें भी होती हैं, लेकिन ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारी सरकार कमर कसी हुई है, विजन हमारा क्लियर है, नक्सलवाद समाप्त करके रहेंगे। संजय जी, आपका क्या मानना है, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं लगातार, नक्सली इतना ज़्यादा मुखर हो रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो आईडी ब्लास्ट कर रहे हो, राजनांदगांव में भी देखने को आया। इसके अलावा बस्तर में तो लगातार अलग अलग ज़िले में वो अपनी उपस्थिति दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा अजय साहू जी का कहना कि नक्सलवाद को सरकार ने 3 जिलों तक समेट दिया है और बहुत हद तक उनकी बात सही भी है। और जैसे कि जगरगुंडा एक इलाका था जहाँ पर रोड नहीं बन रही थी, वो भी रोड बन गई है। तो आपका क्या मानना है कि किस तरह से नक्सलवाद का सफाया हो सकता है? देखिए शिरीष जी, सबसे पहले तो जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका नमन करता हूं, कि शहादत को सलाम करता हूं कि वो नक्सल को समाप्त करने की दिशा में उन्होंने अपनी शहादत दी है। इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। देखिए, अभी 3 जिले की बात आ रही, 5-6 जिले तो अभी हमने चर्चा में ही बातचीत कर ली आपस में। दंतेवाड़ा की बात कर ली, सुकमा की कर ली, बीजापुर की कर ली, नारायणपुर की कर ली, आपने राजनांदगांव की बता दी। तो 5-6 तो अभी अपन चर्चा में कर लिए, तो 3 कांग्रेस वाले बताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अब कम से कम यदि 10-15 दिनों के अंदर में यदि 2 बड़ी घटनाएं यदि इस प्रदेश के अंदर में हो जाती हैं, तो सबसे पहले सरकार को ये बातें बंद करना है कि हमारे 2.5 वर्षों के शासनकाल में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। मैं तो आज इस मूड में भी नहीं था कि कुछ व्यंग करूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद ऐसा तो नहीं कि हमारे वीर जवानों को भी लगने लगा है सरकार के कथन से कि शायद अब यहां पर नक्सल समाप्त हो गया है, इसलिए वो इजी गोइंग करके इस तरह से काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम हो रहे हैं। यह सरकार को फर्जीवाड़ा बंद करना चाहिए और सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ में, देखिए फिर से नक्सल में राजनीति नहीं होना चाहिए। नक्सल एक राष्ट्रीय समस्या है, नक्सल से लड़ते हुए सरकार को दिखाई देना चाहिए। 2.5 वर्षों के अंदर में पहले दिन से यह सरकार ये कहती रही कि हमने नक्सलवाद बड़ा तेज गति से, जो काम 60-70 वर्षों में नहीं हुआ, ये भूपेश बघेल जी की सरकार इतनी तेज गति से चलती कि कहती कि 2 साल में हमने अनेकों बयान आपके टीवी चैनल के अंदर में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने कहा कि नक्सलवाद अब लगभग समाप्ति की ओर है। और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल इस सरकार की नीयत पर, मैं अंजाम पर नहीं, रणनीति पर बाद में आऊंगा, लेकिन इस सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होता है कि यह नक्सलवाद को समाप्त करना चाहती है कि नहीं। अब रही घटना की बात, देखिए ऐसा है कि 2000 जवान, अच्छी बात है, उन्होंने कहा, अजय जी ने कहा कि मान में घुसना और उत्साह के साथ में लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बगैर रणनीति के यदि इस तरह की चीजें होंगी तो निश्चित रूप से इसी तरह का परिणाम आएगा। खैर, इसमें 2000 जवान यदि घेरते हैं, किस दिशा में 500 जवान की बात करते हैं और उनको घेरने के बाद किस तरीके से उन पर अटैक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रणनीति पर कहीं ना कहीं कोई कमी आई होगी। लेकिन एक बार फिर से जो जवान लड़ रहे हैं और एक रणनीति जो है, और सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा उनको किस तरीके से सुरक्षा वहां पर प्रदान करे, चाहे वो केंद्र सरकार का मामला हो चाहे राज्य सरकार का मामला हो, किस तरीके से एक्शन प्लान होना चाहिए, किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होकर हम उनकी मान तक घुसकर उनको मारे। लेकिन सरकार की जो दोहरी नीति है, अभी आपने कहा ना, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो जी 1 मिनट सर पूरा कर लूं, बैकफुट पर आ रहे हैं, बातचीत है, फिर अटैक हो जाता है, बस उड़ा देते हैं, फिर जवानों को मार देते हैं। कौन सी नीति? नक्सलवादियों के साथ में
किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, सीधा अटैक होना चाहिए। जो लगातार नुकसान कर रहे हैं, जवानों को मार रहे हैं, परिवार उजड़ रहा है, और अभी पिछले 6 महीने के अंदर में कई घटनाओं का मुखबिर के नाम से लोगों को मार दे रहे हैं। रेंजर को उठा के ले गए, अधिकारी को उठाकर ले जाकर मार दिया उन्होंने। तो कौन सी बातचीत, कौन सा अपनापन, कौन सी सरलता ये सरकार दिखा रही है? इनके खिलाफ में कड़े से कड़े एक्शन करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है आज तक इनका 2.5 वर्षों के अंदर में नक्सल के लिए नीति नहीं आई। इस प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चिरीश जी, संजय जी, आपकी बात से मेरे दिमाग में 3 सवाल हैं, लेकिन वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं फिर से हाजिर होता हूं और आपसे उन तीनों सवालों का जवाब चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले संजय जी, आपने जो बात कही उससे मेरे मन में कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार की नीयत पे, तो जैसा कि अजय साहू जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा शहादत उनकी पार्टी के नेताओं की हुई है, 31 नेताओं की शहादत हुई है नक्सली हमले में। तो ऐसे में वो पार्टी कैसे उनके प्रति नरमी बरत सकती है, आप समझ सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ये था, दूसरा आपका कहना ये था कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन यदि 20 साल में नक्सली वार्ता की बात कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार जो है वो नक्सलियों के प्रति नरमी बरत रही है? देखिए 2 प्रश्न हुए, तीसरा आपने नहीं कहा, लेकिन पहला मैं बताना चाहता हूं। पहला सवाल जो ऐसा है शिरीष जी कि जो शहादत हुई है कांग्रेस के नेताओं की, एक विचित्र ठीक है, एक विचित्र घटना हुई। उस घटना के बारे में चर्चा करूंगा, उसके पीछे राजनीति की बात आ जाएगी तो लंबा समय लगेगा। लेकिन ये भी सत्य है, इसलिए मैंने 2 सवाल पूछे संजय जी आपसे। की तत्कालीन यूपी की सरकार थी, उन्होंने किया था। किस पर उंगली उठ रही है? लोग ये कहते थे कि सर एक मिनट पूरी बात करूं शिरीष जी। लोग कहते थे विपक्ष में होने के नाते कि हम सबूत जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन वो सबूत आज तक एनआईए या जांच कमेटी के सामने नहीं आया। कौन वहां से भागा, किस तरीके से भागा, क्या हुआ, ये सब आज संजय जी अभी आज में मुझे लगता है ये विषय नहीं है कि हमें पूरी उसमें सहानुभूति की बात भी नहीं है। हम शहादत को सम्मान करते हैं किसी भी हमारे एक मिनट सर, भीमा मंडावी जी की भी मौत हुई, उनकी भी शहादत हुई। तो हर एक मौत, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, उन परिवार के साथ में हम हैं। दूसरा जो सवाल आपने किया सर कि देखिए बात यह है कि हम एक लंबे समय से लड़ाई को लड़ रहे हैं। यदि आप किसी एक्शन पर लेकर काम करते हैं, उस एक्शन का इंप्लीमेंटेशन करने और उसका परिणाम प्राप्त करने में समय लगता है। यदि ये सरकार हर 2-4 महीने के अंदर में अपने क्रियान्वयन को ही बदलेगी, कि कभी कहते हैं आपको याद होगा जब सरकार आई तो हम बोले इसमें घुस के मारेंगे, ये करेंगे, तमाम प्रकार की बातें हैं, फिर 6 महीने के बाद कहते हैं कि हम उससे बातचीत करेंगे। कभी हमने बातचीत की बात की थी तो हम पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते थे, ये कैसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की दोहरी नीति नहीं, जो समाज के खिलाफ में है, जो व्यवस्था के खिलाफ में है, उनके पास किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होना चाहिए, कड़े फैसले करना चाहिए। आपने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा है, पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हम बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ से आतंकवाद करता है। ठीक उसी तरह की स्थिति आज नक्सलवाद की है। संजय जी मेरा तीसरा सवाल ये है, हालांकि छोटा सा उत्तर चाहूंगा। आपका कहना था कि सरकार की कोई नीति नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल जी का कहना था कि जब वो सीएम बने तो उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कोई नीति नहीं बनाई, नक्सल की कोई नीति नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसा उनका कहना। और आपने जो गोली मारने वाली बात की है, क्या आपकी पार्टी आपके इस मत से सहमत है? निश्चित रूप से कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जो व्यवस्था के खिलाफ में खड़ा होगा उसके खिलाफ में कड़ा निर्णय होना चाहिए, कड़ा फैसला होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। हम कितना सफल हुए ये आगे की बात है, किसी दिन और चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी नीयत में कभी परिवर्तन नहीं हुआ समय के साथ। हमने पहले साल भी 2003 में जो बात कही, वो 2018 में जब हमारी सरकार गई तब भी हमारा ये स्टैंड था कि नक्सल। चलिए अजय साहू जी हमारे साथ हैं। साहू जी, संजय श्रीवास्तव जी का कहना है कि आपकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, आदिवासी लोग हैं। जी अजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मनीष जी आपने संजय जी को भी सुना होगा, अजय साहू जी को भी सुना होगा। आपका क्या मानना है, जो राजनीतिक रूप से बात हो रही है उसको यदि आप सम अप करना चाहें एक लाइन में या बहुत संक्षिप्त में, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो सामंजस्य की बात मैंने की थी, ये सुरक्षा बलों को लेकर के था। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य के जो सुरक्षा बल हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय की लगातार कमी बनी हुई है।
दूसरी बात आपने जो कहा कि भाई इनको समाप्त करने की दिशा में अगर आपको पहल करना है, तो नक्सलियों का जो पिछले 50 सालों का जो इतिहास अगर हम देखें तो नक्सली बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। अभी जो ये बात आ रही है कि नक्सली बातचीत का ऑफर किया है उन्होंने, देखिए वो धोखा दे रहे हैं। वो लगातार नक्सली जिस तरीके से छिप करके वार करते हैं, नक्सली जिस गुरिल्ला पद्धति को अपनाते हैं, उसको वो कहीं ना कहीं डायलॉग के माध्यम से भी सामने आकर के भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकारों को इस बात को समझना होगा कि नक्सली जो है बातचीत के द्वारा हथियार डाल करके कभी भी आपके साथ टेबल में आकर के बातचीत नहीं कर सकते। नक्सलियों को अगर समाप्त करना है तो आपको बहुत एक क्लियर कट विजन के साथ में वहां की जो ग्राउंड फोर्स है उसके साथ बैठ करके एक रणनीति अपनानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको उन कारणों को समाप्त करना पड़ेगा जिन कारणों का नक्सली लगातार फायदा उठा करके अपने आप को छिपाने की कोशिश करते रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि उन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं आपको जुटानी पड़ेंगी। चलिए मनीष जी, हमारा कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो रहा है, लेकिन आपकी बातों का लब्बो-लाभ यही है कि उन कारणों को समाप्त करना पड़ेगा और एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी और रणनीति बनाकर उस पर काम करना होगा। जैसा कि संजय जी का भी कहना है कि सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ थे उनका कहना है कि उनकी ना तो नीयत में कोई खोट है और ना उनकी नीति को लेकर भी ऐसा नहीं है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और सरकार अपनी नीति पर काम कर रही है। IBC 24 जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उम्मीद करता है सरकार से कि इन नक्सलियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको समूल नाश करने की दिशा में सरकार को गंभीर प्रयास करना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।